हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी राजस्थान के ग्रामीण परिवेश को प्रस्तुत करती हुई एक छोटी सी सुंदर कहानी है रमोताई। रमोताई, पूरा गांव ही उन्हें रमोताई के नाम से पुकारता था। रमोताई हमेशा 4 बजे उठ जाती और जल पीती और जंगल में शौच जाकर बाद में घर की चक्की पर अनाज पीसती। अनाज भी ऋतु के अनुसार बदलता रहता। वह जाड़ों में अक्सर बाजरा व मक्की पीसती और गर्मी बरसात में गेहूं, चना और जौ मिलाकर। 65-70 वर्ष की होने पर भी उनमें गजब की चुस्ती फुर्ती थी। घर में 2 ही प्राणी थे, रमोताई और उनके पति सत्यदेव। कोई संतान रमोताई के नहीं थी। उनकी थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी जिसे वह आध बटाई पर किसी गांव वाले को उठा देते और दिन सुख चैन से गुजर रहे थे। रमोताई बहुत परिश्रमी और व्यवहार कुशल थी। वह अपने कार्य तो स्वयं करती ही औरों के भी कामों में हाथ बंटाती रहती। संतान न होने की कमी उन्हें कभी न खटकी। रोज ही उनके द्वार पर गांव के बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेलते रहते और बड़ी आयु वाले लोग बतियाते रहते। बच्चों को अक्सर वह खाने की चीज़ें बांटती रहती। बच्चे उनसे लिपट जाते। उस समय ताई का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता। सारे गम पीड़ाएं भूल जाती। रमोताई में एक गुण ऐसा था जिसके कारण दूर दूर से लोग उनके पास प्राय आते थे। ताई क्या देखती थी? ताई नाभि ठीक करना जानती थी। नाभि ठीक धरण पड़ जाती है पेट पर, तो उसको ठीक करना जानती थी। पहले रोगी को सीधा लिटाती और दोनों पैरों के अंगूठे मिलाती। जो अंगूठा नीचे की ओर होता उसे दाहिने हाथ की पहली व दूसरी अंगुलियों की मदद से ऊपर की ओर खींचती और साथ में एक अन्य व्यक्ति की मदद लेती जो बड़े अंगूठे वाले पैर को अपने हाथों से दबा देता। अंगूठे से चटकने की आवाज़ होती और दोनों अंगूठे बराबर हो जाते। रोगी खुश होता हुआ वापस लौटता। नाभि गड़बड़ाने पर रोगी को कभी पेट में दर्द, कभी दस्त, कभी उल्टी की शिकायत हो जाती है तथा किसी किसी को भूख भी नहीं लगती। नाभि को ठीक करने का इलाज अच्छे अच्छे डिग्रीधारी डॉक्टरों पर न था। रमोताई के एक भाई थे जो 15 मील की दूरी पर दूसरे गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। रमोताई वर्ष में एक बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने अपने मायके अवश्य जाती। इस बार भी रमोताई मायके गई। रास्ता मोटर मार्ग से घूमकर ज़्यादा दूर पड़ता था और पैदल मार्ग से 15 मील था। रमोताई इस बार भी पैदल मार्ग से गई। 6 घंटे में पहुंची। बुरी तरह थक गई थी। रमोताई के गांव में प्रवेश करते ही गांव के बच्चों ने उनके भाई फूलचंद के घर दौड़कर पहले ही खबर पहुंचा दी थी। रमोताई की भाभी व बच्चे मारे खुशी के लिपट गए। ननद और भाभी की आंखें सजल हो गई थी। कितना आत्मिक प्रेम था दोनों में। ननद भाभी के लड़ाई के किस्से हर जगह मशहूर हैं, लेकिन यहाँ प्रेम देखते ही बनता था। रमोताई ने अपने थैले में से अपने हाथों से बनाया हुआ खोए का मिष्टान निकाला और सब बच्चों को बांटकर बचा हुआ भाभी को दे दिया। फूलचंद के घर रमोताई को देखने वालों का तांता लग गया था। सब बच्चों को खाने को मिठाई मिल गई थी। सभी बहुत खुश थे। रमोताई को यहाँ पूरे गांव के बच्चे और किशोर बुआ कहकर पुकारते। सभी उनसे कुशल क्षेम पूछते रहे थे। गांव में जब कभी किसी के घर
में कोई मेहमान आते, खेल तमाशा दिखाने वाले आते, वोट मांगने वाले आते, आपस में किसी का झगड़ा हो जाता था या कोई घटना हो जाती तो बच्चों का समूह देखने को टूट पड़ता है, जैसे मदारी तमाशा दिखा रहा हो या कोई अनोखी घटना घट गई हो। रमोताई की भाभी किरण ने हाथ पैर धुलवाए, जलपान कराया, बाद में बोली, बीबी जी तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। तुम रहने दो भाभी। अरे ना बीबी जी, तुम्हारी थकान उतर जाएगी। रमोताई के भाई भी खेतों से काम करके आ गए। दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से मिले। कल रक्षाबंधन का पर्व है। रमोताई की भाभी ने उनकी मालिश कर सारी थकान दूर कर दी। आज घर में खीर, पूड़ी, कचौड़ियाँ, अच्छी सब्जियाँ बनी। गांव के किसी मेहमान के आने पर उसके सत्कार में अच्छा भोजन खिलाया जाता है। सब ने बड़े प्रेम से भोजन किया। रात को रमोताई को बड़ी गहरी नींद आई। एक तो थकान और दूसरे भोर में अनाज पीसने की चिंता न थी, तीसरे मायके की बेफिक्री की नींद। आज रक्षाबंधन था। पूरे गांव के बच्चों और युवतियों ने विशेष उमंग और उत्साह था। कुछ महिलाएं रमोताई की तरह दूर दूर अपनी ससुराल से अपने भाइयों को राखी बांधने आई थी। आज खुशियां ही खुशियां थी। उनके सारे दुख दर्द जैसा पवित्र गंगा बहा ले गई थी। घर घर पकवानों की सुगंध से वातावरण महक गया था। आज पूर्णमासी थी। कुछ लोग यज्ञ हवन कर रहे थे। घर घर पूजा होने के बाद प्रसाद बांटा जा रहा था। गांव के बच्चे दौड़ दौड़ कर इधर उधर से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। खूब आनंद आ रहा था। रमोताई ने अपने भाई फूलचंद को दाहिने हाथ में राखी बांधी और रोली चावल से तिलक लगाया तथा भाई के जीवन के लिए मंगल कामना की। अपने हाथ से खुशी खुशी मिठाई खिलाई। रमोताई रक्षाबंधन पर्व के बाद अपने भाई के घर 15 दिन खूब आराम से रही। भाई भाभी और बच्चों ने खूब सेवा की। रमोताई अपनी आत्मा से सबको खूब आशीष देती। गांव में उनके साथ के कुछ लोग तो स्वर्ग सिधार गए थे और कुछ शरीर से अधिक कमज़ोर हो गए थे। ऐसा लगता था उन्हें बुढ़ापे ने पूरी तरह से शिकंजे में ले लिया है। लेकिन रमोताई आज भी 55 से ज़्यादा की न दिखती थी। सिर के बाल अब भी काले थे। दांत और आंखें सभी ठीक ठाक थे। गांव में जिधर भी घूमने निकल जाती, सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य और मधुर व्यवहार से प्रसन्न हो जाते। एक दिन भगवान दास लाठी टेकते हुए रास्ते में रमोताई को मिल गए। रमोताई ने तो तुरंत पहचान लिया, लेकिन उन्होंने पहचानने में देर लगी। रमोताई को तुरंत अपने बचपन की याद आ गई। भगवान दास के साथ ही तो वह बहुत खेलती थी। पक्के दोस्त थे दोनों। भगवान दास को आंखों से कम दिखाई देने लगा था। रमोताई ने कहा, कहो भगवान दास भैया, का हाल चाल है? अच्छा रमो है, कब आई लल्ली? रक्षाबंधन पे आई भैया। घर में सब राजी खुशी हैं? हाँ भैया। तुम तो बहुत शरीर से गिर गई। मोए देख ले, तुम्हारे संग की हूँ। लल्ली तुमने तो जवानीपन ते ही शरीर पे ध्यान दियो है। मैं तो खूब गरम गरम खावे की चीज़ें खानो खात रहो। सबरे दांत जल्दी झड़ गए। दांत झड़ गए तो खावे को वो स्वाद गयो। फिर आंखें कमज़ोर हो गई और शरीर दिन पे दिन गिर गयो। जल्दी शादी है गई और बचपन की चिंता गई। कछु कर्ज है गयो उतर। भैया मोको तो मेरे बाबा अच्छी अच्छी बात सिखा गए, ता से बीमारी कोसन दूर रही। सवेरे को जंगलों में जग के पानी पीनो अमृत है। बिना भूख के कोई बढ़िया से बढ़िया चीज़ खवावे तो मत खाओ। गरम बहुत गरम और बहुत ठंडो कबू मत खाओ। मोटो पहनो और दुख सुख में एक से रहो। चेहरा को खुश रखो, काऊ ए दुख मत दो। बस इन्हीं बातन पे मैं चल रही हूँ। ठीक ही कह रही हो लल्ली। अब का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत।
अबू कछु बिगड़ियो नाई है, भगवान पे भरोसा रखो, वाकू याद करो सच्चे दिल से और आंखें गांधी बारे अस्पताल में दिखाओ, हिम्मत रखो, अच्छा लल्ली कछु करूँगो। रमोताई से गांव की बूढ़ी भावजें भी मजाक करती जो उम्र में उनसे कम थी। कुछ तो कह देती, अभी तो रमो लल्ली पे जवानी छा रही है। रमोताई मुस्कुरा देती। आज रमोताई ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई हैं। उनकी भावज ने कुछ दालें, गुड़, शक्कर, देसी घी आदि साथ में ले जाने के लिए पोटली में रख दिया और रास्ते में खाने को पूड़ियाँ और अचार भी। विदा में उनकी भावज ने 5 कपड़े, उनके पति के लिए कुर्ता धोती रुपए दिए हैं। 30 किलो से भी ज़्यादा वजन हो गया है। उनके अकेले ही जाना है, उन्हें तो अकेले जाना है, क्योंकि उनके भाई भी नहीं जा सकते। खरीफ की फसल रखवाली के लिए खड़ी है, रखवाली न करें तो पक्षी, शियार और सेई आदि काफ़ी नुकसान कर देंगे। रमोताई को विदा करने गांव की महिलाएं व काफ़ी बच्चे आए। गठरी भाई के सिर पर हैं और गांव के सीमाने तक गांव की महिलाएं और बच्चे अभिवादन कर वापस चले गए हैं। भाई भावज व उनके बच्चे अभी भी साथ हैं। 2 मील चलने के बाद भाई भावज भी रमोताई से विदा लेते हैं। रमोताई व उनकी भावज की आंखें भीग गई हैं, गले मिलकर रो भी लेते हैं। भैया ढाढ़स बंधाता है। भावज साथ में लोटे में लाया पानी रमोताई को पिलाकर विदा करती है। गठरी अब रमोताई के सिर पर पहुंच गई है। भावज कहती हैं, बीबी अपनी ख्याल रखियो रास्ते में। रमोताई इस समय कुछ नहीं बोल पाई हैं, बच्चों को प्यार करती हैं और चल देती हैं अपनी मंजिल की तरफ। फूलचंद और पत्नी बच्चे उन्हें तब तक खड़े खड़े देखते रहे जब तक उनकी परछाई आंखों से ओझल नहीं हो गई। रमोताई को रास्ते में राहगीर मिलते गए। हिम्मत बढ़ती गई। 1-2 जगह कुएं के पास पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताई, अचार से पूड़ियाँ खाई, कुएं का ठंडा जल पिया। चलते चलते मंजिल भी करीब आ गई थी। अब गांव 1 मील ही रह गया था, लेकिन थकान काफ़ी हो गई थी। सूरज धरती से विदाई लेने वाला था। रमोताई सोच रही थी कि यदि अपने गांव का कोई व्यक्ति या उधर जाने वाला आ जाए तो अपनी गठरी उससे दे दूंगी, वह मेरे घर पहुंचा देगा। संयोग से एक युवा व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आ रहा था। वह रुक गई। घुड़सवार के आते ही बोली, भैया मेरी गठरी अगले गांव में सत्यदेव के घर पे छोड़ दियो। घुड़सवार बोला, मोकू जल्दी पहचानो है, पहुँचनो है रामनगर में। बेचारी रमोताई रिरियाती रह गई। घुड़सवार थोड़ा आगे बढ़ाई था कि उसके मन में आया कि क्यों न बुढ़िया की गठरी अपने घर ले चलूं। इसमें बहुत सारा कीमती सामान होगा, परिवार के लोग भी खुश हो जाएंगे। बुढ़िया मुझे न जानती है और न पहचानती है। ये विचार आते ही वह वापस मुड़ा और बुढ़िया के पास आकर बड़ी विनम्रता से बोला, लाओ माँ, जो तुम्हारी गठरिया है मैं तुम्हारे घर पहुँचाई दूंगा। रमोताई बुद्धिमान थी। उन्होंने सोचा कि अभी तो इस घुड़सवार को रामनगर पहुंचने की जल्दी थी और ये वापस कैसे आ गया। मैं रिरियाती रह गई, ज़रूर इसकी नीयत में खोट आ गई है, तभी ये वापस आया है। नाय लल्ला, हम अपनी गठरिया अपने आप ही ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। अभी तो तुम कह रही और अब मने कर रही हो। आखिर अब कैसी बात है गई जो ले जाए बेकू मने कर रही हो। लल्ला, पहले तो मैं ले जाए बेकू के रही, लेकिन मोकू अब ऐसो लगतू है कि तुम्हारी नीयत में बदी आई गई है, तासे तुम दोबारा लौट के आए गए हो। घुड़सवार रमोताई की बुद्धिमानी पूर्ण बातें सुनकर अपनी बुरी नीयत को धिक्कारने लगा और बिना कुछ कहे उसने अपना घोड़ा सरपट दौड़ाई दिया। आधे घंटे में ही रमोताई के गांव का सीमाना आ गया और रमोताई सुरक्षित अपने घर पहुंच गई।
तो ये थी एक ग्रामीण परिवेश में एक ऐसी महिला की कहानी जो लोगों के दुख दर्द और हर प्रकार की सहायता करने में आगे रहा करती थी। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।